हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.5 इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 मल्टीप्लाई 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो योर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन। तो ज़रा ध्यान देना, अपने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 and 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, वेयर n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम while n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सिमिलरली व्हाट इज v1? v1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। लैम्डा 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, लैम्डा 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। 1 अपॉन साइन सी, c critical angle, h upon small h. What is h? h a real depth of vessel filled by water or any other liquid, and h apparent depth is equal to 1 upon 2n1 is equal to sin I upon sin r। इसको स्नेल लॉ भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में किन किन चीज़ों की बात करता है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बात की गई है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो देखिए, रिफ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है दो मीडियम्स का होना, और हमारे सामने इस क्वेश्चन में एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और ग्लास में ही अपने को स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहे हैं, है ना। हालांकि इन्होंने फर्स्ट मीडियम दे दिया है वैक्यूम में। अगर नहीं है, यहाँ तो हमें पता चल गया फर्स्ट मीडियम, दो मीडियम हमें यहाँ क्लियरली नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट ग्लास सेकंड वैक्यूम। लेकिन अगर हमें नहीं पता चलता है, एक ही मीडियम की बात करता है, तो जो मीडियम क्वेश्चन में गिवन है उसको हम सेकंड एज्यूम कर लेते हैं और फर्स्ट मीडियम को हम वैक्यूम एज्यूम कर लेते हैं। ये हमें बात याद रखनी होगी। जो मीडियम गिवन है उसको सेकंड एज्यूम करेंगे और फर्स्ट मीडियम ऑटोमेटिकली हम वैक्यूम को या एयर को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ग्लास हो गया सेकंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो n2 गिवन है। ओके, और स्पीड गिवन है किसमें? वैक्यूम में। तो जैसे मैंने बताया वैक्यूम को फर्स्ट मीडियम एज्यूम करेंगे, तो कहने का मीनिंग यहाँ पर हमें v1 पता है जो है 3 मल्टीप्लाई 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और v2 हमसे कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, n2 की वैल्यू गिवन है। ओके, n1 अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सेट बैठ जाता है, ये वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है, वो हो गया n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, इम्प्लाइज दैट n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विच इज़ 1.5, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एंड फर्स्ट मीडियम इज़ वैक्यूम। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इज इक्वल टू v1 स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम विच इज़ 3 मल्टीप्लाई 10 द पावर 8। तुम्हें पता है वैक्यूम में स्पीड लाइट कितनी होती है ना, और v2 अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। v2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 द पावर 8 1.5, यानी कि कितना हो गया ये, इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, सॉरी 0.2 नहीं है, 2.0। ओके, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, न्यू क्वेश्चन इज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x इज 4/3 एंड दैट ऑफ मीडियम y इज 3/2, then find out the value of refractive index of medium x with respect to y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y। ये बात तुम्हें पता ही होगी। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, और अपने को पता है हम इसको कैसे लिख दिया करते हैं, nx अपॉन ny।
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ऐसे ही yn(x) इज इक्वल टू nx अपॉन ny। व्हाट इज nx? nx refractive index of medium x which is 4/3 and ny refractive index of medium y which is 3/2 is equal to 8/9 यूनिट लेस। तुम्हें पता है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो देखिए हमें 2-3 कंक्लूजन यहाँ से निकल कर सामने आते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है, तो जवाब है हाँ, हो सकता है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम भी हो सकता है। किस केस में? रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 से कम होता है, हमें याद रखना है। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में 1 से ज़्यादा होता है। और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हमेशा यूनिट होता है, 1 होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम नए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नया क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ बीकर फिल्ड विद ए लिक्विड अप टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। मीन्स अपने पास एक बीकर है, ठीक है, और ये बीकर इसके बॉटम से लेकर 10 सेंटीमीटर हाइट तक किसी लिक्विड से भरा हुआ है। ओके, ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये हाइट हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये जो है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो सॉल्यूशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, मैंने एल लिखा है, एल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। हमें पता चल गया ये वाटर है, क्योंकि वाटर का इतना ही होता है। खैर इसका कोई लेना देना तो है नहीं वैसे। खैर ये हो गया। देन फाइंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट से मीनिंग है यहाँ पर इससे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बॉटम पर। तो बॉटम पर ऑब्जेक्ट रखा है और ये बीकर 10 सेंटीमीटर हाइट तक किसी लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। तो तुम जानते हो अगर हम इधर से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें थोड़ा से ऊपर उठा हुआ लगता है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। मान लीजिए वो हाइट स्मॉल h है, ठीक है, हमें जो कैलकुलेट करना है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारे ये सारे फॉर्मूले होते हैं। तो एक फॉर्मूला इसमें क्या है, 1n2 इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। कैपिटल H होता है रियल डेप्थ और स्मॉल h होता है अपेरेंट और वर्चुअल डेप्थ। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, ANL इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन स्मॉल h implies that ANL means refractive index of liquid 4/3 given is equal to H होता है रियल डेप्थ, तो रियलिटी में बीकर 10 सेंटीमीटर हाइट तक है, अपॉन अपेरेंट डेप्थ मीन्स अपेरेंट जैसा हमें फील होगा, क्योंकि हम जानते हैं बॉटम हमें कुछ ऊपर उठा हुआ लगेगा तो हमें इसकी गहराई पहले की कंपेयर में थोड़ी सी कम अपेयर होगी। तो ये चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है जो स्मॉल h है। तो स्मॉल h इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी अपेरेंट डेप्थ। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हेलो स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन की दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी और कुछ क्वेश्चन हम अब देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम इज 60 डिग्री, देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड स्पीड ऑफ लाइट? तो वी नो दैट 1 and 2 is equal to 1 upon sin c, okay, and 1 and 2 is equal to v1 upon v2, so sin c, so we can write as 1 upon sin c is equal to
V1 अपॉन V2। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रिफ्रैक्शन के केस में मिनिमम 2 मीडियम का होना ज़रूरी होता है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता चलता है, अगर क्वेश्चन को पढ़ने से हमें एक ही मीडियम का पता चलता है, तो उसको हम सेकंड मीडियम एज्यूम कर लेते हैं, ओके। और फर्स्ट मीडियम हो जाता है हमारा एयर। तो ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसमें दूसरा मीडियम की भी कहीं बात करता है। क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम इज 60 डिग्री, एक मीडियम है। देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उसी मीडियम में हमें स्पीड बतानी है। तो यहाँ तो एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं, तो इस मीडियम को हम सेकंड एज्यूम कर लेंगे, ओके। ये V2 हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया, ठीक है। और V1 हो जाएगा हमारा फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम को लेंगे हम वैक्यूम या एयर, ओके। तो क्रिटिकल एंगल कितना है, 60 डिग्री। V1 हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, एंड फर्स्ट इज वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, एंड V2 अपने को कैलकुलेट करना है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸/V2, implies that V2 is equal to cross multiply 3√3/2 10⁸ is equal to 1.5 √3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, आवर आंसर, ओके। तो इस टाइप से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। डन। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही कुछ नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड अकॉर्डिंग टू गिवन रे डायग्राम, ओके। ये हमारा रे डायग्राम हो गया है। मीडियम सेकेंड, मीडियम फर्स्ट, लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ओके। तो हमें मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है, तो यकीनन यहाँ पर स्नेल लॉ यूज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू 1 and 2। अब इस न्यूमेरिकल का हम यूज़ करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना है। व्हाट इज I? I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज़ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल। अब देखिए ये इंसिडेंट रे हमें कैसे पता चला, क्योंकि एरो का निशान ऐसे है ना, लाइट इधर से इधर ट्रेवल कर रही है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री अपॉन साइन R। R क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसा हमें यहाँ पर भी 30 लिखा हुआ है, लेकिन ये 30 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू रिफ्रैक्टेड रे, ओके। एंड नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 30, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हमारा, 60 डिग्री इज इक्वल टू, फिर हम क्या लिखते हैं, 1 and 2। यहाँ 1 का मतलब फर्स्ट मीडियम ही होता है, लेकिन फर्स्ट मीडियम हम उसे बोलते हैं जिधर से हमारी रे एंटर करती है, और रे ने किधर से एंटर किया है, मीडियम सेकंड से। तो हमारे लिए फर्स्ट मीडियम क्या है, 2 है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम वो होता है जिधर से हमारी रे एंटर करती है, और रे किधर से एंटर करती है, कर रही है इस केस में मीडियम 2 से। तो फर्स्ट मीडियम का काम करेगा 2, और सेकंड मीडियम का काम कर रहा है हमारा 1, ओके। अब हम इसको इजीली सोल्व कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू, क्या हमें 2 and 1 कैलकुलेट करना है, जी नहीं, अपने को 1 and 2 कैलकुलेट करना है। कैसे पता चला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ओके। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1 and 2 कैलकुलेट करना है। अब 2 and 1 की वैल्यू, 2 and 1 को हम 1 and 2 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/1 and 2, क्योंकि तुम्हें पता है 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 and 1 होता है ना, और इसका रेसिप्रोकल भी। इम्प्लाइज दैट 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 इज इक्वल टू 1/1 and 2।
सो implies that 1 and 2 is equal to √3 यूनिट लेस। तो एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया है ना। आई होप ये भी तुम्हें स्नेल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके।